नमस्कार जेंटलमैन, स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की, एक बार फिर राजस्थान में पाठ्यक्रम बदलने की कवायद शुरू हो गई है और अब कांग्रेस सरकार है तो कांग्रेस अपने अनुसार एनसीईआरटी का कोर्स लागू करना चाह रही है। यह पहले भी किया गया, लेकिन पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने एनसीईआरटी को बंद कर दिया था और हिंदी और इतिहास की कुछ किताबों में बदलाव भी किया था। चलिए मैं आपको मजमून दिखाता हूं, मजमून के बाद हम लौटेंगे। हमारे कुछ पैनलिस्ट हमारे साथ में जुड़े हैं जो इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। देखें मजमून। अब पाठ्यक्रम में हर वर्ष नहीं होगा बदलाव। पिछले 22 सालों में 6 बार बदला गया पाठ्यक्रम। कांग्रेस राज में 4 बार, भाजपा राज में 2 बार हुए बदलाव। स्कूलों में एनसीईआरटी पुस्तकें होंगी लागू। सत्र 2020-21 से कक्षा 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 11वीं में पुस्तकें होंगी लागू। इस दौरान शिक्षा मंत्री ने भाजपा पर कसा तंज। कहा कांग्रेस स्टूडेंट्स को आरएसएस की नहीं आरएएस की पढ़ाई कराएगी। पिछले 22 वर्षों से पाठ्यक्रम बदलाव का विवाद सुर्खियों में रहा है। सरकार बदलने के साथ ही पाठ्यक्रम का बदलना तय माना जाता है। इस मामले में कांग्रेस आगे है, जिसमें इस बार कांग्रेस चौथी बार पाठ्यक्रम में बदलाव करेगी। लेकिन भाजपा राज आने पर भी 2 बार पाठ्यक्रम बदला गया। हालांकि पाठ्यक्रम के बदलने का सिलसिला 1998 में कांग्रेस सरकार आने के साथ हुआ। हालांकि अब शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने पाठ्य पुस्तक समीक्षा समितियों की सिफारिशों को लागू करते हुए ये घोषणा की कि राजस्थान में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम लागू होगा। हमारे शिक्षाविदों ने जो सिफारिश दी थी उसके मुताबिक हमने आगे से 6 से 12 तक के विद्यालयों में अगले सत्र से लेकर के एनसीईआरटी सिलेबस चलाने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने बताया कि अगले साल से एनसीईआरटी पाठ्यक्रम लागू होगा। लेकिन इस दौरान डोटासरा ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा है कि पिछली सरकार में आरएसएस की पढ़ाई कराई जाती थी, लेकिन कांग्रेस स्टूडेंट्स को आरएएस बनने की पढ़ाई कराएगी। विद्या भारती एनजीओ की तर्ज पे बच्चों को पढ़ाने का जो दुस्साहस किया गया था, मैं समझता हूं उसकी मैं निंदा करता हूं कि उन्होंने इस तरह का घोर अपराध किया बच्चों के साथ में। ऐसी किताबें छपवा दी जिसका इतिहास से कोई लेना देना नहीं था। पाठ्यक्रम में एनसीईआरटी कोर्स लागू करने के साथ ही प्रदेश के पाठ्यक्रम से 4 पुस्तकों को भी बैन कर दिया और हवाला दिया कि भाजपा की योजनाओं को बढ़ा चढ़ाकर स्टूडेंट्स को पढ़ाया जा रहा था। डोटासरा ने कहा कि राज्य सरकार की स्पष्ट मंशा है कि शिक्षा में किसी भी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए। इसी उद्देश्य से पिछली सरकार द्वारा विचारधारा विशेष को पोषित किए जाने वाली पुस्तकों के स्थान पर अब राजस्थान में विद्यार्थियों को राजस्थान के भूगोल, इतिहास और संस्कृति से संबद्ध पुस्तकें पढ़ाई जाएंगी। लेकिन भाजपा पर निशाना हो तो भाजपा ने भी करारा जवाब दिया। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि कांग्रेस आज जिस स्थिति में है वो आरएसएस को कोसने का ही नतीजा है। हमने क्या पढ़ाया, उन्होंने क्या पढ़ाया, ये बात कह करके हमने भी कोशिश यही की कि हमारे बच्चे हमारे इतिहास के उन पुरुषों से जुड़े जिन्होंने वास्तव में देश और समाज के लिए जिए हैं और देश और समाज के लिए काम किया है। केवल इनका दिमाग में एक ही परिवार है जिसने देश के लिए सोचा और किया है। इसके कारण से ही इन्होंने बाकी को छोड़ करके एक परिवार की जो पूजा की ना, उसके कारण से दुर्गति हुई है। अब भी सुधरना चाहे तो सुधर जाए, नहीं तो इससे भी बुरे दिन देखने का मौका आएगा। बहरहाल साल 2011 में भी पूर्व कांग्रेस सरकार ने एनसीईआरटी की पुस्तकों को लागू किया था, लेकिन 2013 में बीजेपी सरकार ने सत्ता में आने के साथ ही एनसीईआरटी की पुस्तकों को बंद किया। लेकिन एक बार फिर कांग्रेस सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए फिर से एनसीईआरटी की पुस्तकों को लागू करने का फैसला लिया है। अब देखना होगा कि ये सियासत का पाठ्यक्रम कब तक इस रंग में रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। तो चलिए, आपने देखा कि कभी कौन आगे जा रहा है, कभी कोई पीछे जा रहा है। 4 बार कांग्रेस, 2 बार भाजपा। जिसकी जो आ रही है इच्छा उसी तरह से। हमें लगता है कि अगर कोई बच्चा राजस्थान में इतिहास की किताब पढ़ के जा रहा है तो वो उस लेवल की किताब पढ़ के जाना चाहिए कि वो एमपी में भी जाके एग्जाम देता है तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं, यूपी में जाके देता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कि इतिहास एक है, भूगोल एक है, मैथ एक है। लेकिन हम अगर हमारे अंदाज से अगर चीजों को बदलेंगे तो मुझे लगता है कि ये आप तो अपने आकाओं को खुश करने के लिए काम करते रहोगे, लेकिन स्टूडेंट आपको माफ नहीं करेगा, क्योंकि उसके बूते की बात नहीं है।
वह केवल जो आप बना करके दे रहे हैं सिर्फ वो पढ़ रहे हैं। चलिए हम चर्चा को शुरू करते हैं। मेरे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार धर्मवीर चंदेल जी हैं और हमारे साथ अंजनी शर्मा जी, राजस्थान प्राथमिक माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश मंत्री हैं। आपका स्वागत है। धर्मवीर जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, पहले कभी नहीं देखते थे एक पीढ़ी में 4-4 बच्चे एक कोर्स से काम निकाल लेते थे, क्योंकि अगर बड़े भाई ने कहीं किताबें रखी, कई तो मैंने ऐसे परिवार देखे हैं कि किताबों को ऐसे रखते थे बिल्कुल कि पाठ्यक्रम तो ये रहना है कि उसके छोटा भाई एक उसके काम आएगा, फिर उसके छोटा है उसके काम आ जाएगी, पड़ोसी के काम आ जाती है। ये कभी नहीं होता था कि एक साल के लिए किताबें खरीदी जा रही हैं। अब बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है, तो इसे किस तरह से देखते? देखिए, मैं इस पूरे घटनाक्रम को 2 प्रकार से देखता हूं। पहले तो हमें जानना होगा कि इतिहास क्या है। इतिहास अर्थात अतीत की महत्वपूर्ण घटनाओं को इतिहास कहते हैं। भारत पर लंबे समय तक विदेशी हुकूमतें रही, जिसमें लंबा दौर सल्तनत काल का रहा, उसके बाद मुगल काल आया, फिर एक लंबा दौर अंग्रेजी हुकूमत का रहा। तो ऐसे में उस दौर में जो इतिहास लिखाया गया, या तो बंदूक की नोक पर या चाकू के सामने या फिर प्रलोभन देकर इतिहास लिखाया गया। तो ये त्रुटि तो हमेशा रही है कि इतिहास कौन सा ठीक है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो इतिहास सर्वविदित है, हमें उसको ही आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि यदि इसी प्रकार सरकार अपने सुविधानुसार इतिहासों को बदलती रहेगी तो बच्चा क्या पढ़ेगा। उसको बाद में यूपीएससी करना है, आरपीएससी करना है, या किसी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में जाना है। क्योंकि एक बार तो हम ये कहते हैं कि शिवाजी लुटेरा था, जबकि अब तक ये पढ़ते रहे हैं कि शिवाजी का छापामार युद्ध पद्धति से वो रण कौशल का उन्होंने विकास किया। भारतीय इतिहास में शिवाजी छापामार युद्ध पद्धति के जनक माने जाते हैं, प्रणेता माने जाते हैं। यदि एक सरकार उनको लुटेरा बताती है तो ये भी गलत है। इसी प्रकार महाराणा प्रताप के योगदान को कम करके नहीं आंका जा सकता है। आज भी हल्दी घाटी के युद्ध में कौन विजय हुआ? कुछ लोग कहते हैं कि राणा प्रताप जीते, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, उस समय जो मुगल काल की सल्तनत थी, दिल्ली सल्तनत, वो जीती। कोई ये कहते हैं विद्वान कि युद्ध का परिणाम नहीं आ पाया। हल्दी घाटी जैसा युद्ध आज भी 3 भागों में बटा हुआ है। इस देश में इतने बड़े लब्ध प्रतिष्ठित इतिहासकार रहे, लेकिन इस तथ्य तक नहीं पहुंच पाए कि क्या कहना चाहिए। एक लंबे दौर तक तो यह रहा कि हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप विजय रहे। फिर एक दौर ऐसा आया कि नहीं, हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप विजय नहीं हुए, उसमें दूसरा पक्ष जीत गया। अब यह बताया जा रहा है कि युद्ध का परिणाम ही नहीं आया। तो मेरा यह मानना है कि हम विद्यार्थियों से ही खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो हमारी भावी पीढ़ी है उसको भी इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं से अनजान बनाकर उनके मानस को गलत तरीके से प्रदूषित कर रहे हैं। तो ऐसे में कम से कम इतिहास की सही व्याख्या होनी चाहिए। और आज भी हम देखते हैं जितने भी इतिहासकार हुए हैं देश और दुनिया के, उन्होंने प्रलोभन में, लालच में या तटस्थ भाव से इतिहास लिखा है। अब सवाल यह उठता है कि उसकी समीक्षा किस प्रकार होगी, किस प्रकार लिखा गया है। तो सर्वराय हो, उसको आधार बनाकर एक चेंजेस होना चाहिए। क्योंकि विडंबना यह होगी कि जैसे मैंने स्टार्ट में भी कहा कि आज आप राजस्थान में तो चलिए जो भी कुछ है करा रहे हैं, ठीक है। पिता ने पढ़ा कि हल्दी घाटी का युद्ध हुआ जिसमें महाराणा प्रताप नहीं जीत पाए थे, लेकिन अनिर्णित युद्ध रहा। या किसी ने पढ़ लिया कि नहीं साहब अकबर की सेना जीत गई थी और वो कुछ इस तरह की स्थितियां बनी थी, लेकिन महाराणा प्रताप अधीनता स्वीकार नहीं की थी, जो लगातार पढ़ते आ रहे हैं। आज पीढ़ी को किसी को पढ़ाया गया है कि नहीं बिल्कुल ये तो महाराणा प्रताप जीते थे। तो बाप ने जो पढ़ाया वो तो बेटे का अगर पूछेगा पापा कौन जीता था, तो जो पढ़ाया इतिहास की किताब में वो बताएगा, लेकिन बेटा कहेगा कि नहीं गलत बात है, मेरे पाठ्यक्रम में तो ये है। भगवान ना करे कि माफ करेगा, खैर करे जरूर करे। आरपीएससी का वो एग्जामिनर है, उसने देखा कि उस वक्त के युद्ध में यह निर्णय हुआ था। बेटा अपनी जगह ठीक है कि मेरे को तो गाइड में मिला ही है ये पढ़ करके, उसकी कहीं गलती नहीं। गलती तो हमारे नए इतिहासकारों की है जो अपने अंदाज से इतिहासों को बदल रहे हैं। बदलाव हो, समय के साथ चीजें बदलनी चाहिए, लेकिन बदलाव इस तरह का हो कि राष्ट्रीय स्तर पे हो।
अगर आज कोई कहे कि उत्तर प्रदेश का निर्माण कैसे हुआ था, कि महाराष्ट्र का कैसे हुआ था, उत्तर प्रदेश का निर्माण अपने अंदाज से अगर उत्तर प्रदेश की सरकार बना रही है तो गलत कर रही है। कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो इतिहास को इंगित करते हैं, ज्योग्राफी को इंगित करते हैं, पॉलिटिकल साइंस को करते हैं, तो उसे उसी तरह से बदला जाना चाहिए ताकि कोई भ्रम की स्थिति ना हो। चलिए, मैं निमिषा जी हमारे साथ में है। निमिषा जी, एक बार फिर पाठ्यक्रम बदलने के लिए कांग्रेस सरकार ने, मंत्री डोटासरा जी हैं, उन्होंने साफ कह दिया है कि एनसीईआरटी को हम वापस लेके आएंगे, समय की मांग है। किस तरह से देखते हैं? देखिए योगेंद्र जी, नमस्कार कहूंगी। सबसे पहले तो कल मैंने प्रेस वार्ता जो है वर्तमान शिक्षा मंत्री राजस्थान की मैंने सुनी थी, और एनसीईआरटी की पुस्तकों के साथ जो प्रतियोगिता परीक्षाओं को लेकर के उन्होंने जो बातचीत की थी, ठीक है, स्वागत योग्य है। किंतु उसके साथ ही राजस्थान के इतिहास का एक तरफा जो वो इतिहास बदल करके जो पढ़ाने की बात कर रहे थे, उस पर आपत्ति है, क्योंकि जहां पर आजादी के बाद का ही इतिहास बताया जाएगा, उससे पहले का इतिहास को छुएंगे भी नहीं। तो योगेंद्र जी, ये राजस्थान वीर वीरांगनाओं की धरा, ये राजस्थान भक्ति, शक्ति, सेवा, त्याग के प्रतीक अनगिनत हमारे क्रांतिकारी रहे हैं, वीरांगनाएं रही हैं। उस इतिहास के साथ राजस्थान को पढ़ाया जाए, राजस्थान की सभ्यता संस्कृति को समायोजित किया जाए, ना कि एक परिवार के इर्द गिर्द होते हुए गुणगान को गा करके जो डोटासरा जी प्रयास कर रहे थे अपने नंबर बढ़ाने का, उस पर बड़ा बदले की भावना। मैं एक बात जानना चाहता हूं, क्योंकि ये बात मैं कल से सुन रहा हूं। डोटासरा ने ये नहीं कहा कि इतिहास जो है केवल अब बस आजादी के बाद का ही पढ़ाया जाएगा। आप प्रेस वार्ता अभी वापस आप लाइव देखिए, सुनिए। मैं तो मौजूद था, इसी वजह से मैं जानना चाह रहा हूं कि कल से मैं चर्चा सुन रहा हूं। किसी न्यूज़पेपर में आपने पढ़ा, किसी न्यूज़पेपर में नहीं है ये। प्रेस वार्ता में उन्होंने स्पष्ट कहा, क्योंकि हमें तो ये भी नहीं कहा गया कि इस पार्ट को छापना मत। हो सकता है कि आपका ध्यान नहीं होगा, लेकिन नहीं, मेरा नहीं हो सकता है, मैं थोड़ा लापरवाह हो सकता हूं, लेकिन 50 रिपोर्टर बैठे थे वहां पे, किसी अखबार में इसका जिक्र नहीं है। ये कहां से सुना आप लोगों ने? क्योंकि मैं तो वहां मौजूद था। आपको आप कहिए अपने स्टूडियो में, कल की प्रेस वार्ता पूरी दिखाएं, आप सुन लीजिए। चलिए, जब बात आती है तभी तो आरोप हुआ है कि हम नहीं, उन्होंने तो ये बात कही थी जिस पे मैं आना चाहता हूं और जिस पे आप पे बोलेंगे। उन्होंने कहा कि हमें स्टूडेंट को आरएसएस नहीं आरएएस बनाना है, जिसपे हमने पूछा भी था कि साहब ये आरएसएस और आरएएस का क्या मतलब समझे नहीं, कि आरएसएस ने अपनी विचारधारा थोप करके स्टूडेंट को उसी संघ प्रवृत्ति में ढालने की कोशिश की जिसपे किसी भी आइडियोलॉजी की छाप स्टूडेंट पे नहीं होनी चाहिए। वो सरकारें आती हैं जाती हैं, स्टूडेंट को तो स्किल्ड हमें इस तरह से करें कि वो प्रतियोगी परीक्षाओं में पास हो सके। ये जरूर कहा उसने। इनकी कहते हैं कि इनकी कुछ असमंजस में कांग्रेस सरकार प्रतीत होती है मुझे, क्योंकि आज जिस कांग्रेस सेवा दल की सुध 35 वर्ष के बाद अभी कुछ महीनों पहले लिए, अपने संगठन की सुध नहीं है और दूसरे संगठन के लेके टीका टिप्पणी करके जो अपना ध्यान आकर्षित करने का असफल प्रयास जो कर रहे हैं, उससे आपत्ति ही है हमें। आप शिक्षा की बात कर रहे हैं और आप वहां बैठ करके बोलते हैं कि हम एक तरफा इतिहास नहीं पढ़ाएंगे। अभी आपने देखा हो, कुछ समय पहले की बात है, डिबेट भी हुई थी हमारे यहाँ, वीर सावरकर जी क्रांतिकारी के योगदान को लेकर के टिप्पणी की थी उन्होंने, बहुत बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसने अपना पूरा जीवन आजादी से पहले, आजादी के बाद अपनी माँ माटी, माँ भारती को आजाद कराने के लिए समर्पित किया हो, उसके लिए टिप्पणी करके कांग्रेस कौन से नंबर अर्जित करना चाह रही है, हमें समझ से परे है। हम बात करते हैं शिक्षा की। शिक्षा एक सभ्य समाज का आधार स्तंभ है। आपने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में एनसीईआरटी का जो कि सिलेबस आता है, तो इसलिए उसको शामिल करने जा रहे हैं, स्वागत योग्य है। लेकिन उसके साथ ही आप कहते हैं कि राजस्थान के इतिहास को हम बदलेंगे, राजस्थान के इतिहास को, आजादी के बाद के इतिहास को हम पढ़ाएंगे, तो उस पर भारतीय जनता पार्टी को आपत्ति है, क्योंकि इतिहासकार वो ही नहीं है, वो एक परिवार के इर्द गिर्द घूमना चाहता है, जो इतिहास वो ही नहीं है, बाकी लोग भी है। और आपत्ति है, विदेशी आक्रांताओं को आप महान बताते हैं, उन मुगलों को आप महान बताते हैं जिन मुगलों ने आकर के हत्या, अपहरण, बलात्कार, आज भी हम देखते हैं योगेंद्र जी, कहीं ना कहीं उन स्थितियों की वजह से ये बाल विवाह और ये पर्दा प्रथा, ये उसी समय काल की देन है। नहीं तो अन्यथा भारत की महिला, राजस्थान की महिलाएं अपने आप में जो 7 से 7 कदम दर कदम बढ़ा के चलती थी, न कि वो एक परिवार व्यवस्था तक सीमित करने में जिन लोगों का योगदान रहा, उन मुगलों को महान बताने वाली वर्तमान कांग्रेस सरकार यदि परिवर्तन की सोचती है, तो हम इसका विरोध करते हैं और हम इसके लिए आंदोलन भी करेंगे, क्योंकि मेरे ये एक बात आप बताइए, शूरवीरों का राजस्थान वो तो बिल्कुल है, उसमें कोई डाउट नहीं है, उस सही कह रही हैं आप। कांग्रेस
परिवर्तित करके पढ़ाने की सोच जी की जी है। जी, चले मैं तो लौटूंगा ये अंजनी जी, आपके पास में आना चाहूंगा मैं अभी देखिए कोई पाठ्यक्रम चेंज करते हैं उससे पहले विभाग में हलचल शुरू हो जाती है। अभी किस तरह के एक आम, क्योंकि आप एक शिक्षक संघ से जुड़े हुए हैं, आपका किसी राजनीतिक दल से कोई ताल्लुक नहीं है, अभी किस तरह की चर्चा है पाठ्यक्रम को लेकर के? कई स्टूडेंट्स, टीचर्स, कुछ चर्चाएं होती हैं आप लोगों की? देखिए योगेंद्र जी, ये कल इनका एक आनन फानन में एक आदेश आया राजस्थान सरकार का। ऑर्डर भी जारी कर दिया? बिल्कुल, कि अगले वर्ष से ये छठी से लेकर के 12वीं तक, जिसमें 10वीं और 12वीं कक्षा को इन्होंने छोड़ा है कि अगले सत्र में वो, चूंकि 11वीं में जो पढ़ रहा है 12वीं में फिर वही सिलेबस पाठ्यक्रम पढ़े, उनको छोड़ करके बाकी कक्षाओं में अगले वर्ष से, और 10वीं 12वीं में 21-22 में ये इस तरह से पाठ्यक्रम लागू करने की इनकी योजना है। तो अगर एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम जैसा सरकार ने कहा है और लागू करती है, वैसे तो इन सरकारों के ऊपर हमें तो संदेह यूं होता है कि 2012 में भी एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम लागू किया गया था और उसके बाद जो सरकारें आई उन्होंने उस पाठ्यक्रम को बदल दिया। और अभी जैसा आप कह रहे थे कि बाप पढ़ता है कि ये महाराणा प्रताप जीते युद्ध, बेटा पढ़ता है कि अकबर जीता, आप तो ये कह रहे हैं। हमारी तो बड़ी विडंबना दोहराए पर आ जाते हैं कि एक साल यदि बच्चा किसी कारण से अनुत्तीर्ण हो जाता है, पहले साल में उसको पढ़ाया हमने कि ये युद्ध अकबर ने जीता, अगले वर्ष जब पुस्तक बदल जाती है तो वो कहते हैं युद्ध जीता नहीं, वो तो अनिर्णित रहा। तो हमारी तो और भी विकट स्थिति है। और आप देखिए बड़ी विडंबना है, पाठ्यक्रम का निर्धारण सरकार करती है। पहले जब ऋषि मुनि और गुरुकुल प्रथा थी तब वहां बिल्कुल स्पष्ट था, राजा का शिक्षा प्रणाली में कोई हस्तक्षेप नहीं था, स्वायत्त शिक्षा थी। गुरु यह तय करता था कि इस विद्यार्थी को या इस युवराज को तीरंदाजी की शिक्षा देनी है या गदा की शिक्षा देनी है या घुड़सवारी की शिक्षा देनी है। लेकिन आजकल हमारी कम से कम जो शिक्षक और शिक्षा समाज है, जो विद्यार्थी जो पढ़ना चाहता है और जो पढ़ाना चाहता है, उनसे तो ना तो कोई राय ली जाती है और 5 स्टार और एसी के चैम्बर्स में बैठ करके ये पाठ्यक्रम निर्धारित कर लिए जाते हैं। बाड़मेर जैसलमेर में बैठे दुर्गम स्थानों पर हम जाकर के उसको अनार पढ़ा रहे, बच्चा प्याज भी नहीं जानता। देखिए मैकाले को लेकर आज तक हम डोर हैं। हमारी स्थानीय आवश्यकता क्या है, बच्चा स्थानीय भाषा में क्या समझ सकता है, उसके अभिभावकों को हम किस तरह की शिक्षा के लिए प्रेरित कर सकते हैं जो बाल मनोविज्ञान को आकर्षित कर सके, ऐसे पाठ्यक्रम की आवश्यकता है। न कि सरकार अपने स्तर पर इस आधार पर परिवर्तन करती रहे कि सरकार बदली है, आज कांग्रेस की आई, कल भाजपा की आई। एनसीईआरटी को लेकर के क्या कहेंगे आप? कुछ देखिए, एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम यदि लागू करती है सरकार पूरी तरीके से तो हम इसका स्वागत करते हैं। क्यों? क्योंकि जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं, चाहे राज्य लोक सेवा की आयोग की हो, संघ लोक सेवा की आयोग की हो या अन्य लोक सेवा आयोगों की हो, वहां पर ये एक नीम के रूप में काम करता है। एक बात। दूसरी बात ये रहती है कि विद्यार्थी यदि किसी कारण से उसके माँ बाप का स्थानांतरण राजस्थान से कलकत्ता हो गया, तो राजस्थान में जो पाठ्यक्रम वो एनसीईआरटी पढ़ रहा है, कल यदि स्थानांतरण होकर चला जाए तो वो इस पशोपेश में नहीं रहे कि कलकत्ता में मेरा बच्चा क्या पढ़ेगा। यदि एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पूरे देश में लागू कर दिया जाए तो निश्चित रूप से स्वागत योग्य कदम होगा। 26 राज्यों में है, 26 राज्यों में हो गया और ये 27वां राज्य है। मेरी शिक्षक होने के नाते सरकार को भी और मैं केंद्र सरकार को भी आग्रह करूंगा कि केंद्र के स्तर पे दखल हो और प्रत्येक राज्य में एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम हो। यदि कोई बच्चा तमिलनाडु से किसी के माँ बाप स्थानांतरित होकर आ रहे, राजस्थान आ गए 20 सत्र में, तो उस बच्चे को ये दुविधा नहीं हो कि मैं वहां जाके क्या पढ़ूं, क्योंकि बच्चों को बेचारों को छोड़ के आना पड़ता है माँ बाप को। इसलिए पाठ्यक्रम एक देश, एक कानून, एक झंडा, तो पाठ्यक्रम एक क्यों नहीं हो सकता? पाठ्यक्रम भी एक हो। जो भूगोल, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान राजस्थान के परिवेश में या उत्तर प्रदेश के परिवेश में या तमिलनाडु के परिवेश में कोई नहीं परिवर्तन होता उसमें। वो जो इतिहास राजस्थान में पढ़ाया जाता है वही इतिहास के लिए आपत्ति है। आप राजस्थान का इतिहास, स्वागत है। राजस्थान का इतिहास जो गौरवमय अतीत रहा है हमारा, जो हमारी मीरा से लेके महाराणा प्रताप से लेकर के ऐसे लोगों के इतिहास, हमारे प्रांत की भी जानकारी विद्यार्थियों को, ऐसे इतिहास की पुस्तकें अलग से रखी जा सकती हैं, उनकी अलग से व्यवस्था की जा सकती है, वो पुस्तकें पढ़ाई जाएं, लेकिन उस पर उन शिक्षकों और उन शिक्षार्थियों और बुद्धिजीवियों की सलाह मशवरा होनी चाहिए, न कि राजनेता बैठ करके यह तय कर ले कि यहां पर अकबर पढ़ाया जाना चाहिए
या महाराणा प्रताप पढ़ाया जाना चाहिए या मीरा पढ़ाई जानी चाहिए, नहीं पढ़ाई जानी चाहिए। हमारे जो गौरवमय इतिहास है उससे किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की जाए और गौरवशाली जो परंपराएं राजस्थान की उनको पढ़ाया जाना चाहिए। अगर उनको पढ़ाया जाता है तो हम स्वागत करते हैं सरकार के ऐसे कदम। निमिषा जी, एक बात आपने कही कि आप लोगों के भी वक्त भी जो बदलाव हुआ उसमें कुछ लोगों को, साहित्यकारों को दबी जुबान से आप ही की पार्टी के कई नेताओं को इस बात का ऑब्जेक्शन था कि जब छठी क्लास से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और 7वीं क्लास से सरफरोशी की तमन्ना हटाया गया, झांसी की रानी का वहां से चैप्टर हटाना थोड़ा सा लॉजिक समझ में नहीं बैठ रहा था। उस वक्त बहुत सारे लोगों ने पूछा भी लेकिन कोई जवाब नहीं था। ये इस वजह से मेरा सवाल है कि आपने कहा कि गौरवमयी इतिहास अगर कोई भी हो उसके साथ अब खिलवाड़ नहीं होने देंगे, उसको तोड़ने मरोड़ने नहीं देंगे। उस वक्त तो देवनानी जी खुद भी एक शिक्षक है, ये हटाने की बात है। अब तो प्रतिपक्ष में अब तो कम से कम बताया जाना चाहिए कि क्यों उठाया गया था ये। देखिए योगेंद्र जी, मुझे जहां तक याद आ रहा है हम लोग इस विषय पर डिबेट कर चुके हैं और उसमें यही बात आई थी, 2 शिक्षक भी बैठे हैं, कि कोई एक कविता थी क्योंकि वो रिपीटेशन हो रहा था उसका सिलेबस के अंदर, तो एक पार्ट जब रिपीटेशन हो रहा है तो उसका एक पार्ट हटाया गया था। वो पैरेलल वो ही टॉपिक वही पार्ट उसी बुक में दूसरे पार्ट थे, वो दूसरे नहीं जो आपके मेरे हम जो चारों बैठे हैं मुंह पे चढ़ी हुई थी खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, उसी कविता को मूव किया था आप लोगों ने। तो उसका सेम वैसा ही पार्ट डिटेल विस्तृत उसका चैप्टर में था, इसलिए बदलाव हुआ था। आज विरोध के लिए विरोध नहीं हो रहा है योगेंद्र जी। बात ये है कि यदि आप इतिहास से छेड़छाड़ करते हैं, अभी जैसे बात शिक्षा की चली तो मैं आपके वो तो आपने डबल चैप्टर का है, क्योंकि मैं इसको जरा थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूं। मैं क्लियर इतना उस समय ये राजेंद्र जी वजह ये रही थी कि अंजनी जी नहीं, अब मैं वापस आप ही के पास में आ रहा हूँ। जो बात अंजनी जी मेरी बात पूरी जानी। हाँ बताइए। देखिए बात जब चलती है कि हमारे स्वर्णिम इतिहास महाराणा प्रताप को दोयम दर्जे का कांग्रेस जो कि 48 वर्ष और 10 वर्ष लगभग 58 वर्ष राजस्थान के अंदर कांग्रेस ने शासन किया है। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल की तुलना में अधिकाधिक दशक शासन किया है और आज भी परिवर्तन की बात करते हैं और आज भी शिक्षा को लेके जो अव्यवस्था आज भी है, आधारभूत अव्यवस्थाएं हैं, उन पर ध्यान दें, ना कि फिर से वही पुनरावृत्ति करें। ये तो हर बार कही जाती है, मीडिया तो हमेशा कहता है कि आप लोग इतिहास और इनके पीछे पड़ रहे हो, स्कूल के कमरे बनवाओ, बच्चों को बैठने की व्यवस्था करो। हम तो हमेशा कहते हैं ये 26वीं से दूसरे स्थान पर शिक्षा की स्थिति सामने अंजनी जी भी बैठे हैं और आया था नामांकन और रिजल्ट और जो परिणाम जो थे सरकारी स्कूलों के नामांकन और परिणाम है दोनों में ही एक ऐसी ऐतिहासिक वृद्धि दर्ज की है 2018-19 के अंजनी, जहां तक मुझे ध्यान है अंजनी जी, बिल्कुल। तो वो दर्ज की गई है, वो 5 वर्षों की स्थिति के परिणाम जो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में वो ऐतिहासिक वृद्धि दर्ज हुई है, उसको मेंटेन करके अपर लेवल पे ले जाने की जगह फिर से वही बदले। चलिए मैं अंजनी जी आपके पास में आना चाहूंगा एक बार। चलिए अंजनी जी आपके पास में आना चाहूंगा। मैं इतना सा जानना चाहता हूँ, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जो चैप्टर हटाया गया था, रिपीटेशन था, उसमें तो वर्षों से ध्यान क्यों नहीं पड़ा इतिहासकारों के, सब्जेक्ट विशेषज्ञों के? इतना लंबे समय बाद देवनानी जी का ध्यान पड़ा उस पर। देखिए योगेंद्र जी, ये अपने शो के प्रारंभ में ये बात हो गई, जब भी ये सरकारें आती है तो अपनी अपनी राजनीतिक दृष्टि से पाठ्यक्रमों में परिवर्तन करती है और विशेषकर रूप के चूंकि भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, इनमें कोई ऐसी चीजें बदलने के लिए नहीं होती है, समझ में भी नहीं आती है बहुत सारे लोगों के, समझ में भी नहीं आती है। ये 2 विषय विशेषकर हिंदी और इतिहास, ये ऐसे विषय मिलते हैं। चूंकि इतिहास, चंदेल साहब ने बताया कि इतिहास कई तरीके से लिखा जाता है, दबाव में भी लिखा जाता है, प्रशस्ति में भी लिखा जाता है, कुछ पुरस्कार स्वरूप मिलते हैं उस वजह से भी लिखता है। तो उस समय इनकी क्या सोच रही, ये तो यही राजनीतिक दल जवाब दे पाएंगे। लेकिन झांसी की रानी न केवल राजस्थान और मध्य प्रदेश, पूरे हिंदुस्तान के और कम से कम नारी समाज के और भारतीय के लिए, तो मुझे याद है जब मैं छोटी कक्षा में पढ़ता था तो हम बाहें खिंच जाती थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। वो एक चित्र भी मुझे याद है आज तक, वो पीठ पर अपने बच्चे को बांध करके और वो तलवार उनके हाथ में, तो अब भी रोमांच होता है। और ऐसी वीरांगनाओं को मैं तो आपके माध्यम से नमन करता हूं और इतिहास में न केवल उनको स्थान, मैं कह रहा हूं सर्वोच्च स्थान मिलना चाहिए। राजनीतिक पार्टी कोई हो, लेकिन हमारे वीर पुरुष, महापुरुष, हमारी माएं बहनें जिन्होंने हमारे स्वतंत्रता संग्राम या हमारे देश के लिए जो भी काम किया, उनके इतिहास में किसी प्रकार की छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए। चलिए हम ये चर्चा जारी रखेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम जल्द लौटते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। बात कर रहे हैं राजस्थान में एक बार फिर बदला जाएगा पाठ्यक्रम। एनसीईआरटी ये तीसरी बार आ रहा है। कुछ लोग स्वागत कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि थोपा जा रहा है। हालांकि एनसीईआरटी होनी चाहिए, समय की डिमांड है। मैं एक बार फिर धर्मवीर जी के पास में जाना चाहूंगा। धर्मवीर जी, आई थिंक ये वक्त आ चुका है। सरकारें अपने हिसाब से चलती हैं, सरकारें अपने हिसाब से बदलती हैं। मुझे जो लगता है कि विद्यार्थियों के जीवन के साथ इसे कोई प्रयोगशाला नहीं बनाया जाना चाहिए। महाराणा प्रताप अकबर की सेना के बीच युद्ध किस सदी में हुआ था, जब हमारे यहाँ पे ना कांग्रेस का जन्म था, ना आरएसएस की विचारधारा थी। उस जमाने में कहीं कोई लेना देना नहीं था। आज उस वक्त को अगर हम चैलेंज कर रहे हैं, या तो पुख्ता सबूत होनी चाहिए। कांग्रेस अगर कोई चीज अगर डाइवर्ट करती है या उसको कहती है कि हम सुधार करें, तो भाई सुधार का पक्ष का कहां, किसका सुधार है, किस जगह से? ओपन डिबेट होनी चाहिए। ये विधानसभा इसके लिए प्लेटफॉर्म है। लोगों के विचार सुने जाने चाहिए, ओपन होना चाहिए। क्योंकि ये इस वजह से है कि अगर वास्तव में कहीं किसी चीज में त्रुटि, अगर आप उसको सुधार के नाम पे अगर बदलाव कर रहे हो, तो वो होना चाहिए, बिल्कुल हो जाना चाहिए। हो सकता है हम वर्षों से गलत पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन उसका आधार भी होना चाहिए। 2 और 2 5 अगर कोई बनाता आ रहा है और किसी ने कहा कि 5 ही होते हैं, कि नहीं साहब 2 और 2 4 होते हैं, कि 1 और 2 3 और 4, ये देखिए हाँ साहब होते तो 4 ही हैं। तो कम से कम पता लगना चाहिए कि लॉजिक है इसका, 2 और 2 4 होते हैं, 5 गलत पढ़ रहे थे अब तक। बिल्कुल सही कह रहे हैं योगेंद्र जी आप। जिस प्रकार इतिहास के साथ छेड़छाड़ हुई है, वो इतिहास भी गलत तरीके से लिखा गया है। तो अब तो यूपीएससी ने भी जो सिविल सर्विसेज का जो पैटर्न हुआ करता था, जिसमें इतिहास का बहुत बड़ी भूमिका हुआ करती थी, आज देश में जितने भी सिविल सर्वेंट हैं उसमें बहुमत उन लोगों का है जो हिस्ट्री के विद्यार्थी रहे हैं। अब यूपीएससी को सोचना पड़ रहा है, देश के प्रमुख लोगों को विचार करना पड़ रहा है कि इतिहास कौन सा पढ़ाएं। अब तक इतिहास को हम 4 कालखंडों में बांटते थे। एक ऐतिहासिक इतिहास हो गया, एक मिडाइवल हो गया, एक मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, एक वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया। अब आप सरकारों के अनुसार बांटिए। इस सरकार का ये इतिहास है, इस सरकार का ये इतिहास है, इस सरकार के ये महापुरुष है, दूसरी सरकार के ये महापुरुष है। अब तो ये आवाज उठने लगी है, और मुझे लगता है कि यही परिपाटी इस देश में लगी रही तो लोग आंदोलन करेंगे कि हमें इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं को नहीं पढ़ना है, क्योंकि भावी जीवन में कोई महत्व नहीं है। जीवन में महत्व इस रूप में तो रहता है कि व्यक्ति अपने अतीत से सीखता है। डॉक्टर लोहिया का प्रख्यात कोट है कि अतीत का ज्ञान, वर्तमान का भान और भविष्य पर निगाहें जिस सरकार की, जिस शासन पद्धति की, जिस व्यक्ति की रहती है, वो निरंतर प्रगति करते हैं। लेकिन हम एक ऐसा इतिहास पढ़ा रहे हैं जो बहुत ही विवादित है। तो ऐसे में आने वाले समय में हो सकता है 1 दशक बाद, 1.5 दशक बाद, 6 साल बाद ये मांग उठे कि हमें इतिहास पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि इतिहास का जीवन में कहीं कोई सरोकार नहीं है और विवादित इतिहास पढ़े हम। तो इस पर इसका सबसे बड़ा उदाहरण में धर्मवीर जी आपका ध्यान, हम तीनों ही बैठे हुए हैं, सबके परिवार हैं, सब चिंतित भी हैं इस बात को लेकर के। मैंने कभी नहीं सुना पहले कि आरपीएससी या यूपीएससी का तो कभी नहीं आता, आरपीएससी का जो पिछले दिनों से आ रहा है कि साहब आंसर की जारी कर दी, 17 क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन आ गए, नहीं साहब ये तो इसमें आपने ये दे रखा है तो गलत है। स्टूडेंट से चैलेंज करते, कोर्ट तक मामला पहुंचता है। वो इस वजह से होता है कि हमारे यहाँ भ्रामक स्थितियां जिस तरह से पाठ्यक्रम में पैदा की जा रही हैं, वो एक बड़ा कारण है। अब अंदाजा लगा सकते हैं, पहले तो वैकेंसीज के लिए आप बरसात की तरह इंतजार करते हो, वैकेंसी निकलती है तो फिर डेट अनाउंस होती है, डेट अनाउंस होती है तो उसके बाद में कि साहब क्या पोजीशन रहेगी, फिर पता लगा कि कोई रिट लगा दिया कि आज पेपर आउट हो गया। बड़ी विडंबना की बात है। तो ये एक जीवन के साथ जुड़ा हुआ इश्यू है ये, कि पाठ्यक्रम को सहज बात नहीं है कि किताब आएगी, पढ़ेंगे, बच्चे चले जाएंगे, बिल्कुल नहीं। ये किसी के भविष्य और जीवन के साथ जुड़ा विषय है। सरकार को चिंता यह करनी चाहिए कि विद्यालय में किस प्रकार स्कूल के भवन का निर्माण हो। चिंता यह होनी चाहिए कि नामांकन किस प्रकार बढ़े। चिंता यह रहनी चाहिए कि ठहराव बच्चों का है या नहीं है। चिंता यह होनी चाहिए कि परिवार से उनका किस प्रकार का संबंध है। लेकिन हम चिंता यह करते हैं कि सिर्फ महापुरुषों को हटाने से या बढ़ाने से, कुछ की फोटो छोटी करने से, किसी का बायोडाटा बड़ा करने से बच्चा इतिहास पढ़ पाएगा, क्योंकि बच्चा भी समझ पा रहा है कि केवल अपने राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए ये पद्धति अपनाई गई है। यही विडंबना है तो कि एक दल एक परिवार की परिक्रमा को करने के लिए, उस परिवार को खुश करने के लिए, उस परिवार के तुष्टीकरण की पुष्टि करने के लिए विशेष समुदाय के प्रति लोग लगाव के कारण आज जो ये। लेकिन निमिषा जी एक बात बताइए आप लोग, मैं एक बात जानना चाहता हूं, ये बात क्यों बार बार निकाल करके लेके आ जाते हो कि ये केवल एक परिवार और एक जाति विशेष या समुदाय विशेष को खुश करने के लिए? इसमें लिखा हुआ कहीं पे मस्जिद के बारे में आप पढ़ाइए, या अजान के बारे में पढ़ाइए, या फिर
जो रोजे चलते हैं उनके बारे में पढ़ाइए या राहुल गांधी के बारे में पढ़ाइए। एनसीईआरटी कहती है ये। मंत्री का साफ कहना है कि 2 फेज में हम एनसीईआरटी लागू करेंगे, 2022 तक का टाइम दिया है। कहां लिखा हुआ है एनसीईआरटी में आएगा राहुल गांधी? विडंबना ये है कि आप एक परिप्रेक्ष्य में दिख रहे हैं कि अभी ये पाठ्यक्रम बदलाव की बात की है, राजस्थान के इतिहास से छेड़छाड़ की बात की है अभी, लेकिन आपने देखा होगा भवनों के नाम, सड़कों के नाम, उन मुगल अरे साहब अपन पाठ्यक्रम पे आए हैं, बहुत सारी चीजें, कई सभी चीजें आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई। देखिए ये तो आप लोगों को तय करना है, राजनीतिक दलों को बदलाव करेंगे। ये राजनीतिक दल, मेरे अच्छे से ध्यान है भैरव सिंह शेखावत की सरकार 1998 तक रही, उस तक मुझे ध्यान नहीं आ रहा कि कोई बदलाव आया था। अपने विदेशी आक्रांताओं के आगे घुटने नहीं टेके, जंगल में रहे, घास की रोटी खाई। तो कौन खा रहा पाठ्यक्रम से? कौन खा रहा है? आप क्यों हाइप दे रहे हो इन चीजों को जबरदस्ती की? मुझे तो ये बताइए, हटाया किसी ने? हटा दिया? पाठ्यक्रम से हटा दिया? नहीं, पाठ्यक्रम से हटा दिया। बीजेपी के डर से वापस हो गए? डर से नहीं, वो एक कैसे बातें कर रहे हो? मैं ये कह रहा हूं कि देखिए आप ऐसे हर चीज को पोलराइज करने की कोशिश मत करिए, इस समाज को रहने दीजिए। आपने कल नहीं वार्ता में आप वहां थे, हाँ, उन्होंने हिंदू मुस्लिम शब्द काम में लिया। वो हिंदुत्व को आज तक मैं आश्चर्य कर रही हूँ, शिक्षा कौन से उसमें लिया? इस वार्ता में। हाँ, किस संदर्भ में लिया? अभी तो आप कह रही है कि मैंने खुद ने सुना, मैं आपको एक जानकारी और दे देता हूं, मैंने वापस हिंदुत्व के साथ मैडम यहां तो मैं उसको प्ले नहीं कर सकता, समय कम है, लेकिन आपने जो कहा मेरी टीम ने वापस देख लिया। उसमें ये नहीं कहा गोविंद सिंह डोटासरा ने, जो आप आरोप लगा रही हैं कि उन्होंने ये कहा कि नया इतिहास बदला जाएगा, ये शब्द कहीं नहीं है। उन्होंने देख लिया, मुझे बताया बाकायदा ईपी में कि नहीं चेंज हुआ है, मैं आपको दिखा दूंगा। आप अभी स्टार्ट करिए, आप खुद सुनी पूरी प्रेस वार्ता, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हम हिंदू मुस्लिम, हिंदू अपने आप में जीवन पद्धति है, उसमें सब समाहित है। आप अभी तक एक शिक्षा मंत्री होने के बावजूद भी हिंदुस्तान के हिंदुत्व को नहीं समझ पा रहे, तो आप पाठ्यक्रम में बदलाव की कैसी बात करें राजस्थान में? मुझे तो एक बात बताइए साहब, 1998 तक भैरव सिंह शेखावत जी की सरकार थी, उस वक्त क्या उस समय बीजेपी के अंदर बीजेपी से संबंधित लोग कोई ऐसे शिक्षाविद नहीं रहे कि जो उस समय बदलाव करें? वर्षों से जो पाठ्यक्रम चला आ रहा था, मेरे ख्याल में मुझे ध्यान है कि एक एक परिवार में 3-3 बच्चे एक एक चीजों को पढ़ा करते थे, एक ही पाठ्यक्रम को, कि चलिए ये भी हो गया, कोई ओल्ड नहीं हो रहा। ये तो अभी आप लोगों के टाइम या कांग्रेस की नई सरकारों के टाइम में पता नहीं क्या हुआ कि ये नए नए प्रयोग एजुकेशन में क्यों किए जा रहे हैं। बहुत सारी जगह हैं, वहां करिए ना, क्यों कर रहे हो आप इस पाठ्यक्रम के साथ प्रयोग? योगेंद्र जी, मैं एक बात कहूंगा, ये प्रयोग नहीं है। अभी जो आपने धर्मवीर जी ने कहा कि जबरदस्ती, अभी आप ही के शब्द थे कि 9 पर इतिहास लिखवाया गया, एक तरफा इतिहास का यदि शोध होता है और कई चीजें नई फैक्ट सामने आती हैं, तो निश्चित तौर पर अतीत को तथ्यों के साथ, प्रामाणिकता के साथ पढ़ाया जाना उचित है, तो वो होना चाहिए। और जितने भी हमारे क्रांतिकारी वीर वीरांगनाएं रही हैं, उनको प्रामाणिकता के साथ आज भी सम्मान मिलना चाहिए, यही भारतीय जनता पार्टी की है। तो सम्मान कौन नहीं कर रहा? आप ये बात क्यों लेकर के आ रहे हो? एक महिला जा रही है सीधी रास्ते से, कोई परिवार के लोग वहां खड़े होकर के पेस्ट कर रहे हैं, जबरदस्ती एक पड़ोसी हल्ला कर रहा है, इस महिला को कोई कुछ नहीं कहेगा। अरे भाई, कोई कुछ कह ही नहीं रहा है। हाँ, प्रेस वार्ता दोबारा से सुनेंगे। जबरदस्ती क्यों इस बात का हल्ला किया जा रहा है? जबरदस्ती तीसरा पड़ोसी कह रहा है कि महिला जा रही है रास्ते से, इसको मत कुछ मत कहना, कोई कह ही नहीं रहा, उधर देख ही नहीं रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक अपने आप में एक ऐसा विशाल संगठन है, समाज सेवी संगठन है, समर्पित संगठन है। जी धर्मवीर जी, आप कुछ कह रहे हैं अभी? जी आइडियोलॉजी से धर्मवीर जी, आप कुछ बता रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है, बहुत वेरी गुड, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। कौन से नंबर बिल्कुल बिल्कुल हमारी समझ से परे है। ये कांग्रेस को भुगतना है। मैं आपको इतिहास की 2 प्रमुख घटनाओं को उल्लेख करूंगा। एक तो ये कि रानी लक्ष्मीबाई ने युद्ध लड़ा, बहुत बेहतरीन काम किया उन्होंने, लेकिन उस समय उनकी जान एक झलकारी बाई ने बचाई। तो दोनों प्रमुख दलों ने कहां समावेश किया झलकारी बाई का? कहां जिक्र नहीं किया? झलकारी बाई का जिक्र होना चाहिए था, लेकिन उसके वोट नहीं है। आज भी इतिहासकार इस बात पर चिंतित होते हैं कि झलकारी बाई नहीं होती तो रानी लक्ष्मीबाई जीवित नहीं रहती, लेकिन कहीं उल्लेख नहीं है। एक दूसरा और निवेदन करूं मैं आपको, भारत में यदि शिक्षा की महिलाओं में अलग जगाई तो वो ज्योतिबा फुले की पत्नी ने जगाई। बिल्कुल, यदि ज्योतिबा फुले का जिक्र होता है, साथ में 2 लाइन उनकी पत्नी की, सावित्री फुले की 2 लाइन आती है। होना यह चाहिए था कि सावित्री फुले का भारतीय समाज में कितना बड़ा योगदान है, भारत नारी को शिक्षा से जोड़ने के लिए उस महिला ने कितनी प्रताड़नाएं सहन की, इसका कहीं कोई जिक्र नहीं है। अभी
एक विद्यार्थी ने उन पर रिसर्च करना चाहा तो उनकी डीआरसी में कहा गया कि मेटर कहां से लाओगे? जिस महिला ने इस देश को शिक्षा का हुनर सिखाया, जिस महिला ने उन लोगों को शक्ति दी, एक आधे समाज को जो जिनके पास मुंह था, बोल नहीं सकती थी, उनके लिए मेटर नहीं था, डीआरसी में उसका सब्जेक्ट चेंज हुआ। ये हम सब के लिए शर्मिंदगी का एहसास कराता है, क्योंकि हमने कुछ किया ही नहीं। भाई जिस महिला का स्वतंत्र अस्तित्व है उसकी चर्चा होनी चाहिए थी। आज हर सरकार महिला स्वतंत्रता की बात करती है, महिला अधिकारों की बात करती है, लेकिन जिन लोगों ने पूरा जीवन खपा दिया उनका जिक्र नहीं है। इन पे चर्चा होनी चाहिए। साथ ही मैं कहूंगा कि इतिहास को जिस प्रकार विकृत रूप से पढ़ाया जा रहा है या दिखाया जा रहा है, आज चर्चा यह रहनी चाहिए कि स्कूल में नामांकन कब बढ़ेगा, जब उस राज्य में जो व्यक्ति उसका बदलाव कर रहे हैं पाठ्यक्रम में, जिसके प्रिंसिपल सेक्रेटरी वहां हैं, जिसके सेक्रेटरी हैं, डायरेक्टर हैं, यदि उनके बच्चे कहां पढ़ रहे हैं। चर्चा इस पर होनी चाहिए कि पाठ्यक्रम बदलाव की बजाय कि हमारे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे, निश्चित रूप से बदलाव आएगा। लेकिन हमारे बच्चे तो पढ़ेंगे कॉन्वेंट स्कूलों में। जो गरीब है, पिछड़ा है, वंचित है, हाशिए का व्यक्ति है, उसके बच्चे पढ़ेंगे सरकारी स्कूल में। और वो क्या पढ़ेंगे? वो पढ़ेंगे अकबर महान था या महाराणा प्रताप महान था। क्योंकि खिलवाड़ सिर्फ गरीबों के साथ हो रहा है। आप ये देखिए कि जो बदलाव होता है ना, मैं बात गुरुजी बैठे हैं, पाठ्यक्रम में बदलाव सिर्फ राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पाठ्यक्रमों में ही होता है, एनसीईआरटी में बदलाव नहीं होता है। उसको कौन पढ़ता है? उनको गरीब के बच्चे पढ़ते हैं। जो अमीर का बच्चा है, मंत्री का बच्चा है, किसी आईएएस का बच्चा है, किसी बड़े पॉलिटिशियन का बच्चा, वो कहां पढ़ रहा है? कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहा है, उसका पाठ्यक्रम अलग है। यानी कि पीड़ा सिर्फ गरीब के साथ है, सरकारें खेल करती है। यहां स्थिति यह है कि आपने कहा ताली बजाई, ताली बजा दी, दूसरे ने कहा ताली बजाई, उसने भी ताली बजा दी, क्यों बजाई पता नहीं है। तो इस पर एक पूरे मंथन की आवश्यकता है कि सरकारों को यह विचार करना होगा कि पाठ्यक्रम तो आप समावेश कीजिए, जो अच्छी बातें हैं, समय अनुकूल बातें हैं, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दीजिए। लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है, आज भी स्कूलों में क्या स्थिति है, 2 बच्चे हैं, 8 टीचर हैं, उसमें जोड़ नहीं है। जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर लोग अपॉइंटमेंट हो जाते हैं। शहर में रहेंगे, बाहर नहीं जाएंगे। आज देखिए जयपुर शहर में जो गवर्नमेंट स्कूल संचालित हैं, वहां कितने टीचर हैं तो कितने बच्चे हैं। एक बड़ी विडंबना, हालांकि देखिए रिलेवेंट नहीं है, ये होना चाहिए, रिलेवेंट नहीं है, बड़ी रोचक बात। आप कहीं भी जाकर के देख लीजिए, आज आप किसी को लगता है कि साहब मेरी पत्नी फला जगह पे है, मैं 20 साल से 200 किलोमीटर दूर हूं, मुझे पास में लेके आई है कि एमएलए कौन है? सब एमएलए हारा हुआ है, तो लड़ा तो होगा कोई कि ये लड़ा था, ठीक है, उसकी डिजायर लेके आइए आप, उसके लिस्ट में भी आना चाहिए नाम। अरे साहब क्यों आना चाहिए? तर्कसंगत तो बनाइए इसको। आज तक हम ये पॉलिसी नहीं बना पा रहे। कहा तो हर बार जाता है कि ट्रांसफर पॉलिसी बनेगी, ट्रांसफर के लिए होगा, लेकिन साहब वही दाम वसूली खुल्लम खुल्ला। कोई सरकार नहीं ऐसा, कोई माइकल लाल मुख्य वो ये नहीं कह सकता एजुकेशन मिनिस्टर मेरे टाइम पे फेयर ट्रांसफर हुए थे। अगर कहे तो मैं बता सकता हूं 20 नाम उनके स्टाफ के लोगों के, इन्होंने पैसे लिए। तबादला एक बड़ा उद्योग है। हाँ, एक कोई नहीं बता सकता। मेरी चुनौती है इस बात की, जब से भी ये नए सिस्टम अब लागू हुआ, एक एजुकेशन मिनिस्टर ये अगर दावा कर दे कि हाँ बिल्कुल मेरे यहां फेयर ट्रांसफर हुए थे, बता दे मेरे को ऑफ द रिकॉर्ड। मैं किसी दिन भी तैयार हूं, नाम बता दूंगा कि इस व्यक्ति ने इस व्यक्ति से इतने लाख रुपए लेकर के और यहां ट्रांसफर करवाया, गारंटी से कह सकता हूं मैं। और ये कि धर्मवीर जी, ये ऐसी विडंबना है कि जो आदमी पैसे देता है 20,000 भी 7 लोगों से कहता है कि उसको पैसे देके ट्रांसफर करा के लाया हूं। और मैं आपको सरप्राइज करता हूं, ये बात पता करिए, ये भी होंगे। अलवर भरतपुर की साइड में धंधा वापस शुरू हो गया कि जिस व्यक्ति ने मोटा पैसा देकर के 200 किलोमीटर दूर से गया था, उसके साथ वापसी कि बोलिए क्या करना है। डिजायर कल्चर, क्यों डिजायर कल्चर होना चाहिए? जो आदमी फेयर है, वास्तव में जो बेचारा पढ़ाना चाहता है, क्यों उसको डिस्टर्ब कर रहे हो? या फिर जो जहां पे जाना चाहता है, कि इतना तो कम से कम होना चाहिए कि किसी के साथ में छोटे बच्चा है, उसकी वाइफ वहां जॉब कर रही है, वो व्यक्ति चाहता है कि 10 किलोमीटर के दायरे में आप मेरे को लेकर के चले जाइए। शिक्षक संगठन बने हुए हैं, इनमें आपस में से समन्वय होना चाहिए। जो आज हालात पुलिस के हो चुके हैं वो एजुकेशन के हो जाएंगे। और मुझे लगता है कि प्रदेश का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है, 60,000 करोड़ रुपए सर पेंशन एजुकेशन में और सैलरी पे जा रही है। आप बता सकते हैं 4 लाख लोगों का स्टाफ है, 4 लाख शिक्षक। चेहरा बताने के लिए हमारे पास में केवल एक एजुकेशन है। कोई सरकार हो, इसमें बड़प्पन रखना चाहिए। ये केवल ये नहीं है कि साहब उन्होंने ऐसा किया था तो हमें भी करना है।
अगर गलत है तो आप लॉजिकली बताइए क्यों हटाना चाहते हो और क्यों इसको लागू करना चाहते हो। 98 तक तो ऐसी स्थिति नहीं थी। हरदेव जोशी के टाइम या मोहनलाल सुखाड़िया के वक्त से जो चला आ रहा था, भैरव सिंह शेखावत ने वो पढ़वाया। मैं एक बात कहूं, ये कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि मंत्रियों का काम क्षेत्र के या राज्य के विकास पर नहीं है, उसका पूरा फोकस ही तबादलों पर है। वो ध्यान से तबादलों का रखता है। तबादला राजस्थान में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में उद्योग के रूप में पनपा है। मुझे लगता है बहुत चिंता का विषय राजनीतिक दलों के लिए, खुद के लिए भी चिंता का विषय है, क्योंकि ये परंपरा चल पड़ी। आप 20 लोगों के ट्रांसफर कराया आपने, गलती से हो सकता है एक का नहीं हो पाया और उसके 10 काम पहले करा चुके हो, तो वो आजकल पैमाना हो गया कि साहब इतना सा काम बताया था आपने, यही काम नहीं करा पाया, इसको फायदा नहीं है। खैर ये चिंता का विषय है, केवल पाठ्यक्रम तक नहीं है। वक्त आ गया है कि अब अगर लगता है राजनीतिक दलों को, सरकारों को कि पहले से बहुत सारी चीजें, समय के साथ बदलाव होना चाहिए, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, लेकिन ऐसे प्रयोग भी नहीं होने चाहिए कि त्रुटिपूर्ण तरीके से हम स्टूडेंट्स पर वो चीजें थोपें। आई थिंक ये बहुत गलत है। राजस्थान के स्टूडेंट को वैसा बनाइए कि वो मध्य प्रदेश में भी जाए तो उसके इतिहास के साथ में कोई चुनौती नहीं है। अगर वो यूपी में भी जाता है या हरियाणा में जाता है या दिल्ली में जाता है तो इतिहास का उसको इतना ज्ञान है कि ठीक है, कहीं से आप पूछिए, जो मैं वहां पढ़ के आया हूं वो यहां पढ़ रहा हूं मैं। अगर ऐसा होगा तो मुझे लगता है कि उसके साथ न्याय होगा। अदरवाइज वही पोजीशन होगी कि हम अंधकारमय पोजीशन में चले जाएंगे और ये जो पीढ़ी हमें माफ नहीं कर पाएगी। मैं एक बार फिर अंजनी जी के पास में जाना चाहूंगा। अंजनी जी, ये तो देखिए एक विषय है हमारा कि पाठ्यक्रम एक बार फिर बदलाव की ओर जा रहा है, लेकिन वास्तव में चिंता का विषय जो होना चाहिए, ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम को इतना मजबूत करना चाहिए। मैं कहूंगा नहीं, लेकिन दिल्ली से जो मित्र कहते हैं, अस्तित्व बहुत थोड़ा सा है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह की स्थितियां वो बना दी एजुकेशन के अंदर, कोई चारा नहीं है, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो और चाहे गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हो, स्तर सबका बराबर कर दिया है। तो वास्तव में इतना बड़प्पन रखना चाहिए बिना किसी वोट की परवाह किए हुए। योगेंद्र जी, आपने और धर्मवीर जी ने दो बातों का ध्यान इसमें दिलाया। एक तो शिक्षक स्थानांतरण नीति, निमिषा जी भी बैठी हैं, मैं आपको एक मंच के माध्यम से बताना चाहूंगा, इतना रुपया स्थानांतरण नीति के तैयार करने हेतु ये अधिकारी कई राज्यों के और कई देशों की यात्रा कर चुके हैं, जिस पर इतना रुपया खर्च हो चुका है। कल रात को हम एक और इसी तरह की वार्ता में थे, करीब 150 ऐसे माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय आज की तारीख में हैं जहां विद्युत के कनेक्शन नहीं है। आश्चर्य की बात बता रहा हूं मैं आपको। और प्राथमिक और उच्च प्राथमिकों की संख्या तो हजारों में। विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पद पड़े हैं, विद्यालयों में भवन नहीं है, विद्यालयों में शौचालय नहीं है। हाँ, प्राइवेट उसमें चल रही है, बिल्डिंग्स में भी बहुत सारे, मंदिरों में चल रहे हैं। ये कहते हैं कि आप वो प्राइवेट निजी विद्यालय के आप हमको परीक्षा परिणाम दीजिए। अभी आपने जिक्र किया दिल्ली की सरकार का, मैं बधाई देना चाहूंगा उस मुख्यमंत्री को और वहां की सरकार को और वहां की जनता को। वहां के आज सरकारी विद्यालय निजी विद्यालय और कॉन्वेंट विद्यालयों को मात दे रहे हैं, लोग देखने आ रहे हैं। और यहां निमिषा जी बैठी हैं, गत सरकार ने तो सरकारी विद्यालयों को पीपीपी मोड पर 300 विद्यालयों की पूरी तैयारी भी कर ली थी। शिक्षक संगठनों का, राजनीतिक दलों का, हो सकता है कई अन्य दबाव हो, पीपीपी मोड पर देने के लिए बाकायदा निविदाएं जारी कर दी गई थी, उनको वापस लिया गया। जबकि वहां पर निजी विद्यालयों का सरकारीकरण हुआ, दिल्ली में निजी विद्यालयों को सरकार में लिया गया और राजस्थान में सरकारी विद्यालयों को निजी क्षेत्र में सौंपने की तैयारी की जा रही थी। हमारे राजनीतिक दलों से मैं आग्रह करना चाहूंगा, चिंता का विषय ये नहीं होना चाहिए कि पाठ्यक्रम तो जो पढ़ाने वाले हैं वो फिर भी तय कर लेंगे, लेकिन अध्यापकों की नियुक्ति, उन विद्यालयों में आधारभूत संरचनाएं, दरी पट्टी है कि नहीं, फर्नीचर है कि नहीं, ग्राउंड है कि नहीं, बच्चों के लिए जरूरी कंप्यूटर है कि नहीं, खेल का मैदान है या नहीं, सिर्फ इसलिए कि वो परिवर्तन वो सरकार के करके गई थी इसलिए हम परिवर्तन करें, ये कोई हल नहीं है। हल ये है कि जो विद्यार्थी जिस वर्ग के आते हैं, हम सब जानते हैं सरकारी विद्यालय में कौन से वर्ग के विद्यार्थी आते हैं, क्या ये वर्ग हमेशा इसी तरह से पिसता रहेगा? उनको सुविधाएं दें ताकि वो समकक्ष आ जाए और ये आगे ये व्यवस्था इस तरह की नहीं करनी पड़े, समाज अपने आप इस तरह की व्यवस्था कर ले। विद्यालयों में पद रिक्त हैं, निमिषा जी बैठी है, मैं आपके माध्यम से भी चाहूंगा, आप भी एक जिम्मेदार प्रतिपक्ष की भूमिका में हैं, आप वहां ये कहें कि आप सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती कीजिए, पद रिक्त नहीं रहने चाहिए।
स्थायी और पारदर्शी स्थानांतरण नीति करें आप। बार बार साल में सभी राजनीतिक दलों को विचार करना चाहिए इस पे। रिक्ति का तो ये हाल है, आलम ये है कि भर्ती प्रक्रिया जब चल रही थी, प्रक्रियाधीन थी, तब कांग्रेस का ही एक पेपर वायरल हुआ था अपने को, सुशील शर्मा महासचिव के हस्ताक्षर पत्र पाए थे 26,000 तृतीय श्रेणी की भर्ती को रोकने के लिए कोर्ट में अटकाना, लटकाना और भटकाने की जो नीति कांग्रेस ने ये इनके सत्ता में आने के लिए रोजगार बेरोजगारों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए की थी, वो अपने आप में कल ही एक मंच पर सारे बेरोजगार संघ के संगठनों के साथ हमारी वार्ता हुई थी। बोले हाँ हमारे से भूल हो गई और ऐसे भ्रम पैदा करके कि हम भर्तियां लाएंगे लेकिन कोर्ट में अटकाई गई। मैं तो आप ही के चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगी वर्तमान सरकार को, जो भ्रम पैदा करके आपने प्रक्रियाधीन भर्तियों को रुकवाया था, उन्हीं को लगातार नियंत्रित करके वही भर्तियां कर दें, क्योंकि लगभग 2,68,000 सरकारी नौकरियों पे भर्ती हो गई, बाकी 1 लाख प्रक्रियाधीन थी। वो 1 लाख प्रक्रियाधीन आज भी पेंडिंग है, बात की जा रही है। आज लगभग 8 से 9 महीने हो गए हैं, लेकिन आज भी जो बेरोजगारों की स्थिति है वो फॉर्म भर के बैठे हैं, कुछ एग्जाम करके बैठे हैं, लेकिन परिणाम आने में कोई दूर दूर तक दिख नहीं रहा है। कहीं सरकार की जो प्राथमिकताओं में होना चाहिए ना योगेंद्र जी, वो प्राथमिकताओं में सभ्य समाज के निर्माण और शिक्षा कहीं दूर तक नजर आ नहीं रही। जी बिल्कुल। कल आप बैठे शिक्षा मंत्री बात कर रहे हैं पाठ्यक्रम और पुस्तक की, स्वागत है क्योंकि एनसीईआरटी 26 राज्यों में लागू हो चुकी है, स्वागत योग्य है, लेकिन उसके साथ में जो उन्होंने टिप्पणियां की, एक शिक्षक, वो खुद एक शिक्षक है और लॉयर है, वो तो खुद तो लॉयर है, वकील है, वकील में शिक्षक भी रहा नहीं उनके शिक्षक तो देखिए सभी हैं, शिक्षक तो सभी हैं। उस पे सूट नहीं करता ना, आपने जो एक धर्म आधारित और आपने एक बदले की भावना करते हुए जो टिप्पणी की, वो कहीं पर भी शिक्षा मंत्री के साथ में उसको सबको साथ लेकर के चलना चाहिए और एक सभ्य समाज के निर्माण में योगदान देना चाहिए। बिल्कुल। मैं एक बात जानना चाहता हूँ, आप लोग कोई राजनीतिक दल सभी हैं और सबकी मुझे लगता है कि बड़ी जिम्मेदारी भी है, क्योंकि सरकार आप की पार्टियों में कभी बीजेपी बनती है, कभी कांग्रेस बनती है। वास्तव में ऐसा क्या रहा कारण है कि आज तक हम एक ट्रांसफर पॉलिसी नहीं बना पाए? किसी को तो ये कह दिया जाता है कि वहां पे बैनर जिसको कराना होता है वो 1 मिनट में उसका ट्रांसफर हो जाता है। अभी जब मैं आपकी बात सुन रही थी, तो जिसे अभी तक 21वीं सदी की भारत और जितनी चुनौतियां थी, चुनौतियां, समस्याएं, समाधान, जैसे हम पढ़ते थे जब सिविल्स का एग्जाम मैंने भी दिया था योगेंद्र जी, तो आतंकवाद अपने आप में एक चुनौती थी, भ्रष्टाचार चुनौती थी। अभी जब पिछले लगभग कुछ वर्षों पूर्व में अपनी जो विद्यार्थियों को पढ़ाई थी, तो भ्रष्टाचार तब तक भी एक चुनौती लगता था, आतंकवाद चुनौती लगता था। उन समाधानों की और न्यू इंडिया हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, तो निश्चित तौर पर शासन प्रधानमंत्री जी तय नहीं करेंगे ट्रांसफर पॉलिसी, तो आप ही लोगों को करना है, स्टेट पॉलिटिक्स में जो लोग जुड़े हैं उन्हीं को। और सेंट्रल दोनों शासन प्रशासन की सुशासन नीतियों के अंदर स्थानांतरण पॉलिसी पर भी निश्चित तौर पर रिसर्च करके एक ऐसी पॉलिसी। अरे साहब 5 साल निकल गए वसुंधरा जी के कार्यकाल के, 10 साल निकाल दिया आप लोगों ने। मैं तो ये कह रहा हूँ तीसरी पारी अशोक गहलोत साहब खेल रहे हैं। मेरे तो ये समझ नहीं बैठती है कि लास्ट मूवमेंट पे आपके सुनिए, आपके वैकेंसी कब निकली आपको ध्यान होगा? सितंबर के अंदर जाके, पूरे 5 साल टाइम ही नहीं मिला, या खाली किसकी एजुकेशन में साहब लास्ट में जाके वैकेंसी निकाली है। मेरे ख्याल में मालूम है कि वास्तव में यहाँ पे जगह खाली है, तो वहां पे कुछ पहले से कर दीजिए। अगर कोई हडल भी आती है तो कम से कम आपके समय में दूर तो कराई जा सकती है वो। योगेंद्र जी मैं कहना चाहूंगा, कर्नाटक एक राज्य छोटा सा, वहां स्थानांतरण होते हैं, ऑनलाइन ट्रांसफर होते हैं। मुझे स्थानांतरण करवाना है, मैंने अप्लाई कर दिया, उस सिस्टम में जो सॉफ्टवेयर उन्होंने डेवलप कर रखा है, यदि मैं आ रहा हूं क्राइटेरिया में तो मेरा ट्रांसफर होगा और मेरी मेल पर इंफॉर्मेशन आ जाएगी ईमेल पर। ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं लागू कर देते हैं? इसलिए लागू नहीं करते क्योंकि राजनेताओं के दरों पर इनकी भीड़ कम हो जाएगी। इस भीड़ को बनाए रखने के लिए स्थायी और पारदर्शी स्थानांतरण नीति को न तो तत्कालीन सरकार ने और न वर्तमान सरकार ने, न कोई इनकी मंशा नजर आती है, न करना चाहते हैं। अभी इस सरकार ने भी एक झुंझुना पकड़ाया है, ऑनलाइन स्थानांतरण करेंगे, आवेदन मांगे हैं, उसमें कोई स्पष्ट निर्देश नहीं दिए गए हैं। अंजनी जी, ये जो विरोधाभासी है ना, जबकि इररिलेवेंट नहीं, लेकिन फिर भी मैं एक बात आपके संज्ञान में लाना चाहूंगी, रिलेवेंट नहीं है आज के विषय से। आते ही कैबिनेट की पहली मीटिंग में वर्तमान सरकार ने पंचायती राज में शैक्षणिक अनिवार्यता को समाप्त कर दिया। कुछ ही दिन बाद, कुछ ही दिवस बाद एक ऑर्डर आता है कि डिजिटल इंडिया अभियान को अनिवार्य किया गया। शैक्षणिक अनिवार्यता समाप्त,
एक लोकतंत्र की बहुत ही एक डेयरिंग पहल मैं कहूंगी कि लोकतंत्र में एक अनिवार्यता शिक्षा होने के परिणाम योगेंद्र जी ये आए कि पढ़ी लिखी बहू, जो कि आरक्षण महिलाओं के लिए हो चुका था, पढ़ी लिखी बहू जब सरपंच बनी तो स्वतः ही गांव की महिलाएं अपनी बेटियों को संघर्ष करके स्कूल तक जाने लगी और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में राजस्थान अव्वल दर्जे पर आया। उस पर लगाम लगी। बहुत सारी पढ़ी लिखी महिलाएं जो थी, अरे घूंघट से बाहर निकल के देखिए एजुकेशन का स्तर होना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन लगाना चाहिए ऊपर से। मुझे लगता है मैसेज वहां से जाता है अगर पार्लियामेंट से। चलिए मैं एक आखिरी सवाल धर्मवीर जी आपके पास में, कुछ तो चर्चा इस तरह की रहती है कि पाठ्यक्रम के नाम पे, दूसरी चीजों के नाम पे एक ऐसा माहौल बना दिया जाता है कि पब्लिक उसी में उलझ के रह जाए। मूल धारणा जो है एजुकेशन की, उस पर किसी का ध्यान ही नहीं जाए कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई बात ना कर ले, कोई ट्रांसफर पॉलिसी पे बात ना कर ले। हम पाठ्यक्रम में उलझे हुए हैं या बिल्डिंग्स के नाम में उलझे हुए हैं अभी तक। बिल्कुल, जो फौरी काम है ना उसमें राजनीतिक दल इस प्रकार उलझा देते हैं कि व्यक्ति, उसका परिवार ट्रांसफर हो जाए तो ठीक रहे, इसी उधेड़-बुन में लगा रहता है। तो होना ये चाहिए था कि जैसा कि भाई साहब ने बताया, कर्नाटका के अन्य राज्यों में व्यवस्था है, जैसे बैंकिंग में व्यवस्था है, वो सुंदर व्यवस्था है कि 3 साल बाद आपका ट्रांसफर होगा और सिस्टम बना हुआ है। हाँ। लेकिन इनको बनाने में अड़चन वहां है, यदि पॉलिसी बना दी तो फिर राजनेता को महत्व खत्म हो जाएगा, शिक्षा मंत्री का महत्व खत्म हो जाएगा। ट्रांसफर को बहुत बड़ा हथियार और अपनी उपलब्धि मानते हैं कि हथियार मानते हैं, साथ ही जो राजनीतिक कार्यकर्ता होते हैं वो भी उपकृत होते हैं, क्योंकि पूरा सिस्टम राजनीति से संचालित होता है। एक बात मैं कहूंगा, पंचायती राज में जिस प्रकार शिक्षा को अनिवार्य किया गया राजस्थान में, बहुत बेहतरीन कदम था। लेकिन मेरा ये मानना है कि इसको आप पार्लियामेंट से शुरू करते तो अधिक सुखद परिणाम, मैसेज जाता बहुत अच्छा, क्योंकि नियति और नियत दोनों साफ हैं। चलिए मैं माफी चाहूंगा, समय कम है और मैं रोकना चाहूंगा, निमिषा जी समय कम है। कुल मिला के कहना यह चाहूंगा कि पाठ्यक्रम में अगर कहीं कोई त्रुटि लगती है, बदलाव करिए। बदलाव एक प्रक्रिया का नाम है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन अपनी आइडियोलॉजी, कोई भी गवर्नमेंट हो वो अपनी आइडियोलॉजी ना थोपे, स्टूडेंट्स में ना थोपे, और ऐसे प्रयोग मत करिए कि कम से कम इस पीढ़ी के गले ही ना उतरे। आप करिए बदलाव, समय के साथ चलिए, चुनौतियों का सामना करिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जिनको खुद को पता नहीं है कि वास्तव में इतिहास कहां से शुरू हुआ था, कहां खत्म हुआ था, उस वक्त क्या होता, क्यों ऐसे प्रयोग कर रहे हो, भ्रम में मत डालिए इस स्टूडेंट को, जो अगर यहां से उत्तर प्रदेश या दिल्ली में एग्जाम देने जाए तो सोचे कि पढ़ा तो मैंने ये था और यहां पे ये बता रहे हैं। ऐसा मत करिए, अन्याय होगा स्टूडेंट्स के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।